वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 का मैथ का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, सेट 1, जिसका कोड है 6521। सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए पढ़ेंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 0,1 0 0 देन ए की पावर 2023 किसके बराबर होगा। तो ए की इतनी बड़ी पावर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो। जब इतनी बड़ी पावर दे रखी हो तो ए स्क्वायर हम यहां निकालेंगे तो वो आएगा ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 0 0। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहां पे बनेगा 0 इंटू 0 इज 0 और यहां पर भी 0 0 प्लस 0 और ये तो 0 ही आएगा। यानी आप ध्यान से देखें तो ये एक नल मैट्रिक्स बन रही है। मैं आपको बताऊं मैंने ए स्क्वायर क्यों निकलवाया। जब ए की इतनी बड़ी पावर पूछेगा तो दो ही केस पॉसिबल बन सकते हैं कि ए स्क्वायर या तो बनेगा नल मैट्रिक्स यानी, या फिर बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों केस में से कोई एक केस होगा और दोनों ही केस में अगर नल मैट्रिक्स बनती है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स चेंज ही नहीं होती। तो ए स्क्वायर यदि ये है तो ए स्क्वायर इंटू ए की पावर, ये किसके बराबर होगा, ए की पावर 2023 के बराबर होगा। और दोनों नल मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होके भी नल मैट्रिक्स आपको मिलेंगी। और अगर यहां आइडेंटिटी होती तो आइडेंटिटी ही वो रहती। केवल दो ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू प्रैक्टिकली निकाल पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई इन दो केस में वो आपको यहां पे उलझा सकता है। तो आपको बस ए स्क्वायर निकाल के इसे चेक कर लेना है और फिर आप इसे इजीली बता पाएंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, इफ 2054 इज इक्वल टू P प्लस Q, where P is symmetric and Q is skew-symmetric matrix, then Q is equal to, जहां पर ये जो P हिस्सा है वो सिमेट्रिक है और जो ये Q हिस्सा है वो skew-symmetric है। आप ध्यान से देखें तो एक मैट्रिक्स को हमने ऐसे दो टुकड़ों में लिख दिया, जो एक हिस्सा सिमेट्रिक और एक स्क्यू-सिमेट्रिक है। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो इसको हम दो मैट्रिक्स के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहां पर जो ये पहला हिस्सा होता है ये सिमेट्रिक होता है और ये दूसरे वाला हिस्सा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब यहां वो आपसे Q निकालने के लिए बोल रहा है, दैट मीन्स आपको ये वाला पार्ट निकालना है। इसको अगर A मान लें तो Q निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ A को लिख दें, दैट इज 2054 माइनस A ट्रांसपोज, यानी 2054 का ट्रांसपोज। यहां पे आएगा 1/2 2054 माइनस 2054। मल्टीप्लाई जरा आप करेंगे तो यहां आएगा 2 माइनस 2 इज 0, 0 माइनस 5 इज -5, दिस इज 5 एंड 4 माइनस 4 इज 0। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0 माइनस 5/2 5/2 0। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ रही है। अभी उसने स्क्यू सिमेट्रिक पूछा था
अगर वो सिमेट्रिक पूछ लेता तो इस टर्म की वैल्यू आपको निकालनी थी, दोनों पूछ लेता तो दोनों भी आप निकाल सकते हैं। बस ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन 3, इफ एक मैट्रिक्स दे रखी है इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बिलोंग्स टू ए, देन सेट ए इज, तो सेट ए क्या होगा? क्वेश्चन 3 है ये, एक मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 1 2 3 1 3 a 1, इसको मान लिया। अब यहां पर ये a दे रखा है, वो कह रहा है जो a है वो इस a सेट का एलिमेंट है, तो जो सेट a है वो क्या होगा? सेट a आपका होगा इस b से c दैट इज 4 या फिर d होगा r-4। इसको करने के लिए आप समझें कि वो कह रहा है कि ये मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब यहां पर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो सकता, कुछ और जीरो के अलावा होगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 माइनस a माइनस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2a माइनस 9। अब जरा आप देखें तो यहां पे आ गया 3 माइनस a, ये प्लस का 2 बन गया, प्लस 2a माइनस 9, तो 2a माइनस a इज a माइनस 4, ये डिटर्मिनेंट आ रहा है। आप डिटर्मिनेंट को देखें तो डिटर्मिनेंट, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर थी तो ये जीरो नहीं बनना चाहिए। आप ए की जगह कोई भी रियल नंबर यहां रखें तो ये जीरो नहीं बनेगा एक्सेप्ट 1 वैल्यू 4, यानी कि सारे रियल नंबर हो सकते हैं, केवल 4 को वहां से निकाल दें तो आप ये सारी वैल्यूज ए की यहां पर रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी आ रहा है। अब आप इसको देखें, ये जो आर है वो बेसिकली आपका रियल नंबर्स के लिए ही है, यहां पर भी ऐसा ही दे रखा है। जनरली होता क्या है कि जो ये सिंपल नॉर्मल आर होता है ना, इसको रीमान इंटीग्रल के लिए हम यूज करते हैं। अब रियल नंबर को भी आर से दिखाया जाता है, तो उस आर को दिखाने के लिए हम ये वाला आर यूज कर लेते हैं। ये आर हमने रीमान इंटीग्रल के लिए यूज कर लिया और ये आर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कर लेते हैं। आपको इस आर को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका रियल नंबर्स का सेट ही है। बस ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपली जैसे प्रोसीड करते हैं वैसे प्रोसीड करना है। क्वेश्चन 4 को देखें। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, where A is a square matrix of order 2, then sum of all possible values of K is, तो K की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम कितना होगा? अब आप समझें तो इसके लिए हम एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कि K A का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर होता है K की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A के, जहां पर जो ये n है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब सिंपली हम यहां पे लिख सकते हैं k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, और n कितना दे रखा है? 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, यानी कि k स्क्वायर यहां पे दे रखा है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ a। k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो k की 2 वैल्यूज आ गई, दैट इज प्लस माइनस 1। अब वो कह रहा है कि k की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम निकाल दीजिए। तो सम जब हम निकालेंगे तो एक तो आई है प्लस की, एक आई है माइनस की,
यानी कि 0 हो गया। तो उन दोनों का जो सम है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, इफ dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड एफ जीरो इज 0 देन एफ एक्स इज इक्वल टू। तो इसके लिए आप समझें, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो बराबर है ए एक्स प्लस बी के, और एफ जीरो हमें मिलता है 0। तो यहां इस dx को इधर ले आए तो d ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन ले लें, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा d ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस सी की वैल्यू को निकालने के लिए भी उसने हमें कुछ दे रखा है। जब हम x को 0 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। पूरे में x 0 रख दो, f 0, यहां पे 0 रखेंगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 0 प्लस c, ये सब 0 हो गया। और f0 की वैल्यू भी 0 है, यानी c भी किसके आ गया, 0 के आ गया। यहां पुट कर दो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास यहां पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको गिवन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर c की वैल्यू मिल जाएगी, उसको जनरल सॉल्यूशन में रख के आप यहां फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन 6 देखिए, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसकी डिग्री बतानी है। तो आप ये केस समझें कि cos का एंगल dy बाई डी एक्स दे रखा है। तो जब ऐसा हो कि cos का एंगल dy बाई डी एक्स या किसी भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल dy बाई डी एक्स दे रखा हो, सेकंड लॉग में इसका एंगल दे रखा हो, तो दोनों ही केस में जो डिग्री है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम cos dy बाई डी एक्स को एक्सपेंड करते हैं तो एक बाइनोमियल सीरीज आती है जो अप टू इंफिनिटी चलती है इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की पावर कहां तक होगी ये हम वहां पर नहीं बता पाते हैं, दैट्स वाई जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड आपकी होती है। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें बताना है, प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अगर मैं पूरी टर्म को 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो यहां पर आ जाएगा y अपॉन ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बट वो डी एक्स वाई डी वाई वाई टाइप की है, तो इसको हम इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट विद डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। और p हमारे पास क्या आ जाएगा, जो x के मल्टीप्लाई में है,
y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर। और इस केस के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होता है e की पावर p dy। अब यहां आप p की वैल्यू रखोगे y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर dy। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड कर दूं तो आप ध्यान से देखें, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है। और जब ऐसा केस बने इंटीग्रेशन में कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ fx प्लस c। तो यहां पे हो जाएगा e की पावर -1/2 log 1 माइनस वाई स्क्वेयर। और एक और फॉर्मूला m log n इज इक्वल टू log m की पावर n। यानी फंक्शन की पावर है तो आगे ला सकते हैं, और आगे कोई पावर दे रखी है तो फंक्शन में चली जाती है। ये -1/2 यहां चला जाएगा, e की पावर log 1 माइनस वाई स्क्वेयर की पावर -1/2। e से log कैंसिल हो गया तो यहां पे आया 1 माइनस वाई स्क्वेयर की पावर -1/2। नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एंड दैट इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। दिस इज बेसिकली द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बस इसमें यही डिफरेंस आएगा कि यहां पर जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की दे रखी है, तो फॉर्मूला ये यूज करना है और इंटीग्रेशन से ये हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन 8 देखें, यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वेक्टर वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। आप समझे, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। उस वेक्टर को हम उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो वेक्टर मिलता है वो इस वेक्टर के अलोंग कह सकते हो, पैरेलल कह सकते हो, इन द डायरेक्शन कह सकते हो। तो वो निकालने के लिए पहले हमें वो वेक्टर चाहिए। तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए P और Q के पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन 8। पोजीशन वेक्टर ऑफ P कोऑर्डिनेट्स हैं 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या बन जाएगा, 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। और हमें अगर पी क्यू वेक्टर निकालना हो तो पी क्यू वेक्टर किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस 6k कैप। अब पी क्यू वेक्टर हमें मिल गया। अब हमें पी क्यू वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वेक्टर इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मॉड्यूलस, सिंपली एज दैट। तो पी क्यू वेक्टर अपने पास है ऊपर 2i प्लस 3j माइनस 6k, और इसका मॉड्यूलस होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 माइनस 6 का 36, 49, और ये बन गया 7। 7 को सभी के अपॉन में लिखें 2/7 i कैप, 3/7 j कैप माइनस 6/7 k कैप। तो ये वेक्टर हमारा इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन 9, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज। मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और ए के पोजीशन वेक्टर हैं, बी के निकालने हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमें क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 2i प्लस 3j माइनस 4k, और मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं इज इक्वल टू, वो है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज बी वेक्टर। हमने मान लिया कि इस बी के पोजीशन वेक्टर को हम बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। अगर हम ए के पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर से डिनोट करें थोड़ी देर के लिए, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट बराबर होता है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बाई 2। ये हमारे पास बाइसेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। अब जिसके पता है उसके यहां रख दो, बाकी के निकाल लेंगे। मिड पॉइंट के हैं 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ए के हैं हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ b बाई 2। 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ जाएगा, दिस विल बिकम 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, और यहां पर है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ b प्लस 2i प्लस 3j माइनस 4k। इन सबको इधर ले जाओ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b इज इक्वल टू 6i प्लस 4j माइनस 6k, यहां पे आ गया माइनस का 2i माइनस का 3j प्लस 4k। सो दिस विल बिकम 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ b, यहां पर आपके आ जाएंगे। सिंपली ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें यहां यूज करना है और हमें इस बी के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन 10 को देखिए, क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर। किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते हैं। पहले दोनों वेक्टर्स को हम नाम देते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j कैप। मुझे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस पर, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मॉड्यूलस नीचे। तो ए डॉट बी क्या आएगा, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 2 इज माइनस 6 ओवर बी का मॉड्यूलस आ जाएगा कुछ भी, ये बन गया 0। तो प्रोजेक्शन हमारे पास आ रहा है 0। अगर वो ऐसा बोल दे कि b का a पर निकालो, तो प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर इज, वो होगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर और नीचे a वेक्टर का मॉड्यूलस। मतलब जिस पर हम निकाल रहे हैं उसका मॉड्यूलस हमें नीचे लेना होता है, इतना फर्क है। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड पैरेलल टू z एक्सिस इज।
क्वेश्चन 11 को आप देखिए। अब मैं लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। x1 y1 z1 वो पॉइंट हैं जिनसे लाइन पास होती है, और a b c उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब वो पॉइंट तो हमें दे रखा है जिससे वो पास हो रही है, बट डायरेक्शन रेशियोज नहीं है। अब डायरेक्शन रेशियोज यदि मुझे मिल जाएं तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा, बट उसने कह रखा है कि लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, यानी कि आप देखें, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं आपके लिए। ये एक लाइन है, यहां पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अल्फा उस लाइन का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा है वाई एक्सिस के साथ और गामा है जेड एक्सिस के साथ। अब क्योंकि लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ भी बनाएगी 90 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी 0। आप पूछे सर क्यों? तो यहां पर जो लाइन है, जो मैं कहूं कि जेड एक्सिस जो है वो वाई और जेड पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। जेड का वाई के साथ एंगल 90, जेड का एक्स के साथ एंगल 90, मतलब उस लाइन का भी इनके साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा। पैरेलल लाइंस हमेशा सेम एंगल बनाती हैं। अब जेड उसके पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री यहां पर होगा। अब एल निकाल सकता हूं मैं, दैट इज कॉस अल्फा, यानी कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0। एम निकालूंगा कॉस 90 0, एन निकालूंगा कॉस 0 1, यानी उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए 0 0 1। अब जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के सम m मल्टीपल होते हैं, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने। मैं 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो drs क्या बन जाएंगे हमारे पास? drs आ जाएंगे 0 0 1। आप बोले सर कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब 1 कर लिया है, 1 तो मल्टीप्लाई किया। तो डायरेक्शन कोसाइंस भी डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। अब हमारे पास वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास हो रही है, उसके डायरेक्शन रेशियोज यानी कि ए बी सी हैं, x1 y1 z1 है, तो लाइन की इक्वेशन यहां रख के मिलेगी, यानी x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1 अपॉन में 0 अपॉन में 0 अपॉन में 1। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है। आप बोले सर डेनोमिनेटर में 0 आ गया, अरे ये डेनोमिनेटर में 0 नहीं है, यहां पर ये डी आर्स यानी कि डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपॉन में 0 नहीं है यहां पर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल वैल्यू रखी है और हमें यहां पर लाइन की इक्वेशन मिल गई है। अब क्वेश्चन 12 देखिए, if the sum of the numbers obtained on throwing a pair of dice is 9, then the probability that number obtained on one of the dice is 4 is, मतलब दोनों का सम तो 9 आएगा, ये तो फिक्स है। अब उनमें से एक नंबर पर 4 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो आप ध्यान से देखें तो E denotes the event of sum of 9 and F denotes the event of getting 4 on one dice when sum is 9। जब सम 9 हो तो E इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखिए 3,6 आएगा, 4,5, 5,4 एंड 6,3। और F क्या आएगा?
4,5 5,4 दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें तो वो आएगा 4,5 एंड 5,4 दोनों में कॉमन। तो PE किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। यहां पे 4 एलिमेंट हैं, टोटल होते हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9। P ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना होगा? वो होगा हमारे पास 2/36। और P ऑफ F हम निकालें तो वो भी क्या होगा हमारा यहां पर 2/36 होगा। वो किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि सम ऑफ 9 तो ऑब्टेन हो चुका है, 4 on 1 डाइस, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला होगा PE इंटरसेक्शन F ओवर PE। PE इंटरसेक्शन F होगा हमारा दैट इज 2/36। PE हमारा होगा यहां पर दैट विल बी 4/36। दिस इज 2/4 एंड इज 1/2। तो यहां पर इस बात की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 1/2। क्वेश्चन 13 है एंटी डेरिवेटिव ऑफ 10x - 1 ओवर 10x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज। एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं? हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जो इंटीग्रेशन आता है वही क्या होता है? उसका एंटी डेरिवेटिव होता है। तो इस टर्म का आप इंटीग्रेशन कर दें 10x - 1 ओवर 10x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां ऊपर से आप 1 कॉमन ले लो, तो 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। 1 - 10x अपॉन 1 + 10x बराबर होता है 10π/4 - x के। तो यहां आ जाएगा -10 π/4 - x dx। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, यानी sec π/4 - x, और इस एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे, तो यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, log sec π/4 - x। यहां पर आपको c नहीं लगाना है। c हम तब लगाते हैं जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। हम यहां पर एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमें यहां पर c नहीं लगाना है। तो ये हमारा इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। क्वेश्चन 14 को आप देखें। इफ a, b, c, d, e, f are the vertices of triangle ABC and the small triangle denotes the area of triangle ABC, then एक टर्म दे रखी है, वो किसके बराबर होगी? वो कह रहा है कि ये टर्म किसके बराबर होगी? ACE BDF 111 का स्क्वायर। यहां पर हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं A, B, C, D एंड E, F। ये उसके वर्टिसेस दे रखे हैं। अब हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें तो वो होगा आपका ABCDEF 111। ये 1/2 यहां पर होता है। तो ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। हम जानते हैं कि यदि आप ए डिटर्मिनेंट का ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो या फिर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल दो, दोनों क्या आते हैं? बराबर आते हैं। यानी इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो या अंदर इसका ट्रांसपोज कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 ACE BDF 111, दिस वन। इस 2 को इधर ले आओ,
टू डेल इज इक्वल टू, यहां पे आ गया ए सी ई बी डी एफ 111, इसका स्क्वायर करना है यहां पे। अब देखो हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो दोनों तरफ कर दो स्क्वायर। आप जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ए सी ई बी डी एफ 111 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 डेल स्क्वायर। तो किसके बराबर आ गया? 4 डेल स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी को आप यहां पर टिक करेंगे। ये याद रखना है, ट्रांसपोज कर सकते हैं और फिर इसको इधर ले गए, सिंपली स्क्वायर करते ही हमें मिल गया। क्वेश्चन 15 है, द फंक्शन x इंटू मॉड्यूलस ऑफ x इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, हमें चेक करना है। तो पहले थोड़ा फंक्शन को आप ब्रेक कर लें। तो फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे when x इज लेस देन 0। जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड्यूलस का काम होता है पॉजिटिव बनाना। अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस किस में ब्रेक होगा? माइनस एक्स में। यहां हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक कर लें। तो यहां पर LHL निकालता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सिंपली 0 बन जाएगी। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन होगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये भी 0 आ जाएगी। और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तीनों बराबर हैं, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें। LHD लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और f0 निकालोगे तो 0 आएगा, x माइनस 0। यहां आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, यानी माइनस एक्स, और ये 0 हो जाएगा। लिमिट को तरीके से सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस एच रखेंगे, बट ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो इतना करने की जरूरत नहीं होगी। हमें सिंपली दिख रहा है तब भी 0 ही आएगी। RHD आप निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, और ये भी 0 आ गया। यानी ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, दोनों ही हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन 16 देखिए, इफ tan x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू k, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमें tan x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई दे रखा है इज इक्वल टू k, और वो कह रहा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। ये हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें x y को अलग नहीं किया जा सकता। अब यहां पर हम ऐसे ही डिफरेंशिएशन कर देते हैं और फिर dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को हम यहां पर अलग कर लेते हैं और फिर हमें डिफरेंशिएशन मिल जाता है। इस tan को इधर ले जाओ, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया हमारा x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई सेम, और x प्लस वाई का हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस
x प्लस वाई सेम, x माइनस वाई का होगा 1 माइनस डी वाई बाई टी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये टर्म इधर जाके 0 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे आया x माइनस वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन लेंगे हम, और यहाँ पे टर्म आएगी x माइनस वाई, और यहाँ पे आएगी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ये माइनस का 2y इधर जाके प्लस का 2y, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। यानी जो dy बाई डी एक्स है वो हमारे पास y बाई एक्स यहां पर आ गया। सिंपली डिफरेंशिएट करना है और हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 17 है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है और वो कह रहा है हैज मैक्सिमम वैल्यू 42 एट 4,6, यानी कि z 4,6 की जो वैल्यू है वो 42 है और मैक्सिमम है, एंड z 3,2 की जो वैल्यू है वो 19 है और मिनिमम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो a और b की वैल्यू हमें बतानी है। यानी जब हम इसको इसके अंदर रखेंगे तो 4a प्लस 6b हमें मिलना चाहिए 42, दिस इज फर्स्ट। इसको रखेंगे तो हमें मिलेगा 19, दैट इज 2। लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में, तो इन्हें सॉल्व करके हम a और b निकाल लेंगे। अगर आप देखें इक्वेशन फर्स्ट में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 3, नाइन ए प्लस 6b माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 5a और यहां पे आ जाएगा माइनस का 15, यानी a की वैल्यू आ गई 3। जब a की वैल्यू 3 आप यहां रखोगे तो 6b इज इक्वल टू 42 माइनस 12, ये आ गया 30 और b आ गया 5। a इज 3 एंड b इज 5। देखो सिंपली पॉइंट को यहां रखना है, इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस सॉल्व करनी है और a b की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 18 को आप देखें, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये दे रखे हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 30x प्लस 24y इज इक्वल टू, कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0,4, 8,0 एंड 20/3, 4/3। तो वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z, दोनों की वैल्यू बता दीजिए। मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा दीजिए। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स हम यहां रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो रखते हैं z एट 0,4, यहां पे आएगा 30 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 4, यानी ये आ गया 96। z एट 8,0 यानी 30 इंटू 8 प्लस 0 240। z एट 20/3, 4/3 यानी 30 इंटू 20/3 प्लस 4/3 इंटू 24।
200 प्लस 32 यानी 232। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है ये, और मिनिमम क्या आ रही है ये, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 240 माइनस 96 ये आ जाएगा, दिस विल बी 4, 13 माइनस 9 इज 4 यानी 144। अब यहां पर आप देखें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। अब आपको ऐसा नहीं समझना कि क्वेश्चन गलत कर दिया हमने। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं मिलता, मतलब कुछ अलग ही वैल्यू आ जाती है। आप इसको कितनी बार निकालो यही आंसर आएगा। मतलब ये एक एक्सेप्शन बन गया है ऐसा कि जिसका आंसर ऑप्शन में नहीं होता। अब आप पूछे सर अगर एग्जाम में ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम क्या करें, तो फिर आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन का कोई भी एक आंसर अटेम्प्ट कर दो। मतलब सर बोले अब हमारा 144 आया, जैसे 136 कराओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। सी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे पास जो टीचर आपका एग्जाम चेक करेगा उसके पास जो कॉपी आएगी, जो आंसर कॉपी उनके पास आती है, उसमें लिखा होगा, सिंपली मेंशन्ड रहता है, जैसा कि हमने भी कई बार देखा है जब हम एग्जाम चेक करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसको 1 नंबर दे दो। बाकी जो एवी छोड़ के चला गया है, मतलब कोई ऑप्शन फिल नहीं किया, उसको नंबर नहीं देना। अगर आप चारों में से कोई एक भी फिल करके आओगे तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। मतलब अटेम्प्ट करके आना है, कुछ भी भरा उसमें ए बी सी डी, जब आप उसे अटेम्प्ट करके आओगे तो नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। और इसका आंसर है 144। अब क्वेश्चन 19 देखिए, जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन ए क्या दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। आप देखें तो जो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या होती है, वो 0 to पाई होती है, यानी 0 से पाई वैल्यू मिलती है। अब 0 और फिर उसके बाद की वैल्यूज और फिर आखिरी में आती है पाई, यानी यहां मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई है, यानी कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है पाई। तो इसका स्क्वायर कर दें तो इसके स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस मैक्सिमम वैल्यू का भी स्क्वायर कर दो, यानी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई स्क्वायर होगी। रीजन क्या है, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज दिस। नहीं, ये होती है, ये नहीं होती। तो आप लिखेंगे असर्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, और जो आर है वो फॉल्स है आपका। क्वेश्चन 20 देखिए, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। अगर अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ उसके एंगल हैं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1, और एल होगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इन तीनों को इस तरफ ले जाओ तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2। तो ये रिजल्ट आ रहा है। आप चेक करें कि क्या यही दे रखा है, डेफिनेटली, यानी ए इज ट्रू। तो जो ए है वो ट्रू है। एंड आर क्या कह रहा है,
द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वेयर्स का जो सम है वो 1 है आपका, और यहीं से हमने ये रिजल्ट निकाला है। सो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी का क्वेश्चन 21 देखिए आप। यहां हमें इसको इवेल्युएट करना है। क्या दे रखी है टर्म साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस टेन इनवर्स 1। आप ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करेंगे तो 3 पाई बाई 4 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होता, तो हमें इसे थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4, और ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होता है। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया पाई। 1 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सो दिस विल बिकम साइन पाई बाई 4 प्लस पाई, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, पाई बाई 4, यहां पर भी आ गया पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। एलसीएम लेंगे 4 पाई प्लस 4 पाई प्लस पाई, यानी 6 पाई बाई 4 3 पाई बाई 2। तो इस टर्म को इवेल्युएट करने पर वैल्यू हमारे पास ये आएगी। इसके बाद इसका बी पार्ट देखिए। ड्रा द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0, आल्सो राइट इट्स रेंज। और हमें इसकी रेंज भी लिखनी है। तो आप ध्यान से देखें तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। मैं आपको बनाना बताता हूं सिस्टमेटिकली कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो उसके लिए आप यहां पहले कॉस एक्स का ग्राफ बनाएं। यहाँ पे 0 और ये 1 है आपका। दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई। ओके, यहाँ पाई बाई 2 लें आप, यहाँ पे पाई, दिस इज 1, ये माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे -1। अब आप देखें तो यहाँ हम कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। कॉस 0 पर वैल्यू कितनी होती है 1, यानी यहां पे होगा। कॉस पाई बाई 2 होता है 0 और कॉस पाई होता है -1, यानी ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, जस्ट लाइक दैट। अब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है तो y एक्सिस को आप x एक्सिस के साथ बदल दो और x एक्सिस को आप y एक्सिस के साथ बदल दो। मतलब वैसे तो सेम लिखा रहना है, बट जो डाटा है उसको बदल दो। यानी कि यहां आपकी पाई दे रखी है तो यहां ले लो पाई बाई 2, यहां पे होगा पाई, यहां पे आपका आ जाएगा दैट विल बी 1 एंड इधर -1 और यहां माइनस पाई बाई 2। अब करते क्या हैं हम, y इज इक्वल टू x एक लाइन बनाते हैं, एक ऐसी लाइन जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां से अगर वो लाइन आप पास करोगे तो ऐसे पास होगी, और फिर हम क्या करते हैं इसकी मिरर इमेज यहां बनाते हैं। अब आप देखो ये मिरर है बीच में, तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी। जब हम मिरर इमेज बनाते हैं तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, अप डाउन, डाउन जो डाउनवर्ड है वो अपवर्ड हो जाता है आपका। तो यहां पर ये इस तरफ है तो इधर बन जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ, यानी कुछ ऐसे बन जाएगा आपका।
ये देखो, ये ऊपर की तरफ आएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, यानी इसकी मिरर इमेज ऐसी बन जाएगी। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। अब यहां पर वो जो cos इनवर्स x का ग्राफ है वो -1 to 0 पूछ रहा है। -1 to 0, हमने -1 to 1 बना दिया आपका इसका। तो -1 to 0 जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो इसका हाफ ही बनाना है आपको। दिस इज -1 1, तो -1 to 0 यानी इतने हिस्से का बनाना है, तो यहां पे ये आ जाएगा। दिस विल बी, दिस इज पाई एंड दिस इज π/2। तो -1 से 0 तक इसकी जो रेंज है वो क्या आ रही है, रेंज आप देखो तो पाई से π/2 आ रही है, यानी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी रेंज, π/2 टू पाई, 0 से -1, π/2 से पाई इसकी यहां पर रेंज हो जाएगी। तो पहले हमने cos इनवर्स x का पूरा ग्राफ बना लिया, फिर वो एक पर्टिकुलर डोमेन की बात कर रहा था यहां से यहां, तो हमने उस पर्टिकुलर डोमेन में आपकी वैल्यूज यहां बता दी। तो पर्टिकुलर डोमेन में केवल इतना ग्राफ बनेगा, यहां से यहां का पूछ रहा होता तो ये ग्राफ बनता। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।